आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। और 5 अगस्त कल है और आज 4 अगस्त है। मैं आपको बताता चलूं कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया। केंद्र में एक नया प्रस्ताव पारित किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लागू किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को लागू किया गया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो एक रियासत थी, एक स्टेट थी, उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर के साथ एक सियासी पार्टी का जो है जीवन काल सारा का सारा जम्मू कश्मीर के साथ रहा है। और जम्मू कश्मीर का अगर हम ये कहें कि डायरेक्ट लिंक किसी पार्टी का है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। और आज हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डोडा के जो अभी कैंडिडेट भी रहे हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं होम में, उनसे आप बातचीत करेंगे कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आगे जो है डिसीजंस लेगी और किस तरीके से ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो संशय 370 को हटाया गया है, सेंटर को किस तरीके से कन्विंस करेंगी कि 370 को वापस लाया जाए। या अगर सेंटर ने जो अभी स्टेट का राग लापा है, बहुत सारी पार्टी ने स्टेट का राग लागा है कि स्टेट को वापस लाया जाए, क्या स्टेट को वापस लाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस दोबारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आएंगी? ये सब सवालों का जवाब जो है हम आज लेंगे खालिद नजीब सोहरवर्दी जी से। खालिद नजीब सोहरवर्दी जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब 5 अगस्त 2019 जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाया गया, क्या आपको मालूम था कि इस इतनी बड़ी जो है डिसीजन ले चुके हैं, इतना बड़ा डिसीजन ले चुके हैं, केंद्र ले चुके हैं और आगे इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे? क्या इसका कोई खबर कोई पार्टी की तरफ से आपको इंडिकेशन मिली थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, कहीं से कोई ऐसी इत्तला नहीं थी मुझे ख़ास तौर पर। और जिन बड़े वकला हजरात से मैंने बात की, बड़े जानी मानी शख्सियतों से बात की, बड़े ओहदों पे रहे लोग, उनसे बात की कि क्या ऐसा हो सकता है। कहते हैं जहाँ तक आइन का ताल्लुक़ है तो उस हिसाब से कभी ये नहीं हो सकता है, ना कानूनन हो सकता है, ना आइनन हो सकता है, ना अखलाकन हो सकता है। तो हम भी थोड़ी देर तक अपनी जगह मुतमईन रहें। फिर हमने सोचा ये ब्रूड मेजॉरिटी है, इनको कानून की कोई पासदारी नहीं है, कानून को ये वो घर की लौंडी समझते हैं। तो पार्लियामेंट में भी कभी इन्होंने सच बोला नहीं, तो मुमकिन हो सकता है। लेकिन फिर भी हम ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे ये सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर के साथ तो यही एक रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ जो था दफ़ा 370 का, वो कैसे तोड़ सकते हैं। और उस वक़्त के जो टावरिंग पर्सनालिटीज़ थी, और ये किसी ख़ास जमात के साथ कोई इलाक़ नहीं था, एक मुल्क के साथ था। उस वक़्त की जो हुकूमत थी, उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने क्या क्या वादे किए, तो बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में ये पास हुआ। ये दफ़ा 370 हमने बना के थोड़ी दिया था उनको, दफ़ा 370 पार्लियामेंट में बना था। और जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये दुहाई देते हैं, उसके दस्तखत हैं इस पर। और पटेल साहब, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो कहा जाता है, वो आर्किटेक्ट है इसका 370 का। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बाहर थे, तो इनसे कहा गया था कि, और बाद में इसके 370 के बारे में जो सरदार पटेल ने उन्होंने लेटर लिखा है पंडित नेहरू जी को, उसमें बड़ी खुशी जताई गई थी कि हमने दफ़ा 370 को पास किया और ये एक गारंटी हमने दी। और फिर प्राइम मिनिस्टर वो सिर्फ पंडित नेहरू के हैसियत से नहीं आए थे, प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में, वहाँ उसने ऐलान किया, अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने बताया, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने वादे से फिर जाएंगे, हम रायशुमारी कराएंगे इनको सिर्फ 3 मुद्दों पर, जो आप सबको पता है वो तो कौन से हैं, उसमें भारत का अमल दखल होगा हिंदुस्तान का, लेकिन बाकी सब कुछ कश्मीर में खुद अपने से। और अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं इसके कि भाई
रियासत जम्मू कश्मीर उस वक़्त कुछ नहीं था उसके पास। 47 में जब ये बनी थी कुछ भी नहीं था, कोई वसाइल नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन हम कर्जदार नहीं थे किसी के, और जितनी देर तक शेख साहब प्राइम मिनिस्टर रहे यहाँ के, उतनी देर तक हम किसी के कर्जदार नहीं रहे। उन्होंने कहा था उस वक्त आलू खाइए लेकिन सर न झुकाइए। बहुत मेहनती लोग थे कश्मीर के, लेकिन कश्मीर फिर बाकी जो हालात हैं आपके सामने हैं। आपको नहीं लगता है 370 हटने के बाद, ख़ास तौर पे संशय 370 को जब हटाया गया, बहुत सारे सियासी पार्टियां ऐसी थी कि जो इसके ऊपर सियासत करती थी। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद ऑटोनॉमी है, उस ऑटोनॉमी को ही लेके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत करती थी। अब वो बुनियाद जो है वो केंद्र ने हिला दी है। आगे क्या लगता है, आगे सियासत किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की चलेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद इतनी कमज़ोर नहीं है कि कोई उसको हिला दे तो वो कमज़ोर हो जाए। तारीख़ में ऐसे मोड़ आते हैं, कभी कमज़ोरी आती है, वसाइल की कमी होती है या दूसरी चीज़ों की कमी होती है। बुनियाद हमारी, क्योंकि बुनियाद हमारी रियासत के साथ जुड़ी है। रियासत कमज़ोर हो जाएगी तो हम भी कमज़ोर हैं। इन्होंने 5 अगस्त को जो ह्यूमिलेशन की है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनकी बेइज्जती की है, और जमहूरियत के साथ जो ज़ना बिल जबर किया गया है, और कितना झूठ बोला इन्होंने पार्लियामेंट में। तब बड़े हैरानगी से देखते थे कि भाई लोग, जिसको कहा जाता है जमहूरियत का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट, उसमें इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े फिरौन आए हैं, चले गए। नहीं, अब इसमें ये एक चीज़ और है कि इसी संसद में जो है 370 को लाया गया, पारित किया गया, मेजॉरिटी से पारित किया गया। पारित करने के बाद जो है 370 को जिस तरीके से डाइल्यूट किया गया आहिस्ता आहिस्ता, जो मैं शायद तारीख़ के कुछ मंज़र आपको भी याद होंगे कि 1953 में क्या हुआ, उसके बाद 1975 में किस तरीके से इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, और उसके बाद 1987 में जब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनने वाली थी, इलेक्शन वही यासीन मलिक जो आज सेपरेटिस्ट हैं, वही जो सईद सलाहुद्दीन जो पार बैठ के आज यहाँ पे हुक्मनामा बनाते हैं, देते हैं लोगों को, वही लोग जो हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में थे। तो इतना कुछ होने के बाद, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस विटनेस रही है इन सब चीज़ों का, तो आपको लगता है कि उसी केंद्र ने ये 370 लाया था, उसी केंद्र ने ये 370 ले गए हैं। तो आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बातचीत भी करेगी केंद्र के साथ, क्या आपको लगता है कि 370 के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? नहीं, 370 जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़। नो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी स्लोगन ही यही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी खुद इसकी आर्किटेक्ट है, वहाँ उसमें शामिल थी। ये तारीख़ी दस्तावेज़ जब बनी थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल थी। तो हम इससे कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते। तो कभी केंद्र से ये कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक पर्टिकुलर समुदाय को रिप्रेजेंट करती है, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने ही इस मिलिटेंसी को बढ़ावा भी दिया, उन्होंने ही इस मिलिटेंसी को जो है आगे भी ले गए। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहते हैं, झूठ बोल के वो इतनी इग्नोरेंट है, उनको कुछ पता नहीं इसके बारे में। जब उनको सिर्फ ये पता है कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो कोई मुसलमान था, हमने ख़त्म कर दिया उसको, लिहाजा हमने किसी मुसलमान को मार दिया था। 35 से कोई मुसलमान था, उसको मार दिया है, इसलिए वो खुशियाँ मनाते हैं उसको। और इन्होंने आर्मी का इस्तेमाल किया इलेक्शनों में, तो हमारी तो बात ही नहीं साथ में। दूसरा, ये जो हमारा पिछला रिकॉर्ड देखिए, यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, जम्मू कश्मीर में जो उस वक़्त के ऑटोक्रेटिक रूल के ख़िलाफ़ जो पहली तहरीक उठी थी वो कौन थी? बिल्कुल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। आज भी हमको उसके लिए गालियाँ खानी पड़ती हैं, इन्होंने तब्दील किया नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने 2 नेशन थ्योरी नहीं मानी। यही इनके पास यही गुनाह है। और उसके बाद जब शेख साहब इसके प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पूरी रियासत का
जो इस वक्त उस पार इलाका है उसका भी और इस पार पूरा चप्पा चप्पा गुमा, पैदल गुम है। उस वक्त रास्ते बहुत थे, कम थे, गुमा है। तो उसको ये पता लगा कि भाई कुछ खाली इसको जागीरदार हैं, कुछ लैंडलॉर्ड्स हैं जो शाही घराने के करीब होते हैं। अक्सर होता ही है, वो जो पिछले राजा महाराजाओं का दौर था उस वक्त यही होता था। बिल्कुल। बादशाह साहब सलामत खुश हो गए, राजा जी खुश हो गए, चलो आपको जी इतने एकड़ इतने बीघे ज़मीन जागीरदार। ऐश वो करते थे। आम जनता जो थी वो चाहे हिंदू थी, मुसलमान थी, दलित थी, वो सब पिस रहे थे। बिल्कुल। ये सोच के, हालांकि उस वक्त सेंटिमेंट्स क्या था, पूरे हिंदुस्तान में दो मुल्क बन रहे थे। हाँ बिल्कुल, और जागीरदारा निज़ाम था उस वक्त जागीरदारा निज़ाम यहाँ पर। तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आप और देखो कि अगेंस्ट हटी। उस वक्त जो सेंटिमेंट्स था उसके ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं अगेंस्ट द टाइड फैसला लिया गया और सबको साथ लिया गया। आप 53 की हुकूमत देखिए, जम्मू के लोग भी थे, लद्दाख के लोग भी थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वक्त के हुकूमत में जो उस वक्त के एमएलए थे या कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर थे, हर जमात के थे। क्योंकि ये इनको बड़ा आसान है, इनको ये दुष्टीकरण, ये सब जगह ये आजकल फैशन बना है जी, अपीजमेंट अपीजमेंट अपीजमेंट। तो जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो उसको भगवान मानती है। तो भगवान जो अपने मुंह से झड़ें, जो फूल झड़े वो कबूल करते हैं, हालांकि हकीकत वो नहीं है। जब हुकूमत शेख साहब ने संभाली उस वक्त भी उसकी कैबिनेट में देखो, हमेशा इनकी कैबिनेटों में देखो, इन्होंने किसी को मैंडेट तक नहीं दिया। ये हमको कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय हैं। तारीख़ तो इसके ख़िलाफ़ बताते, हक़ाइक़ तो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। वो आप लोग खुद भी मेरे कहने से, चूँकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीफ़ करूँ, आप खुद भी हक़ाइक़ को जान सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी कम्युनिटी को छोड़ के सिर्फ अपनी बात करें, हमेशा सबकी बात करी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने पाकिस्तान के उस आइडिया को ठुकराया जो शायद उस वक्त ट्यूनेशन थ्योरी में बताया गया। जिन्ना ने बहुत जो है कोशिश की थी। उसमें भी जिन्ना साहब को भी इन्होंने, वो तो उसको कहते थे एम्बेसडर ऑफ सेकुलरिज्म। यही लोग, इन लोगों ने खिताब किया था। क्या वजह हुई, क्यों वो चले गए दूसरी तरफ? अब उस वक़्त के जो आज पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान में क्या कहा जाता है, उस वक़्त के जो बड़े मुक़्तदर शख्सियात थे, बड़े उलमा थे, उलमा की बात आज भी हम मानते हैं, वो काबिर था हमारे लिए। अक्सरियत इस नज़रिए के ख़िलाफ़ थे, अक्सरियत इस नज़रिए के ख़िलाफ़ थे, और वो बेहतर समझ सकते थे। और फिर कुछ फ़ैसले, तारीख़ के फ़ैसले आज हम उसको रिव्यू करते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट में बैठ के, अपने सर्कमस्टांसेस में बैठ के उसको रिव्यू करते हैं। खालिद जी, एक सवाल था। फैसला इन परिस्थितियों में नहीं होता है, इन सर्कमस्टांसेस में नहीं होता है। फ़ैसला उस वक्त जो फ़ैसला होता है, उस वक्त के क्या हालात थे, क्या कंडीशन थी, क्या सूरत हाल थी, उसके मुताबिक फ़ैसले होते हैं। खालिद जी, एक संक्षेप में एक सवाल ये है कि पीछे जो तारीख़ में जितने भी फ़ैसले हुए, वो 75 का फ़ैसला हो, 73, जो भी फ़ैसले हुए, उस वक्त कांग्रेस रूल करती थी, और कांग्रेस ने भी 370 को डाइल्यूट करने में अच्छा खासा रोल अदा किया है। तो अब ये सारा का सारा सहरा बीजेपी के ऊपर क्यों, भाजपा के ऊपर? हम नहीं कहा। आप कोई कुछ क्या कहे, अगर यहाँ मेरी तकरीरों का रिकॉर्ड, असम्बली की मैं तकरीरों का रिकॉर्ड है, उसमें जगह जगह तबाही तो कांग्रेस ने मचाई है। उसने आज भी वो जो कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ बोलते हैं, अक्सर तो खुश है। वो ये तो कहते हैं कि भाई हमने क्यों नहीं किया।
ये बीजेपी वालों ने क्यों नहीं किया, तो हमको करना मतलब आप चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी को एक ही कटघरे में डालते हैं। बिल्कुल एक ही कटघरे में। जम्मू कश्मीर के मामले में दोनों एक पेज पे हैं। लेकिन कांग्रेस तो अभी जो सियासत चल रही है वो तो राग लाप रही है 370 वापस लाएं। आज़ाद साहब की तकरीर, आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के हैं। आज़ाद साहब को पता है जम्मू कश्मीर में क्या था और क्या हो गया, बाकियों को थोड़ी पता था, बाकियों को कुछ किसी को पता नहीं था। और चिदम्बरम साहब ने इसके बारे में अच्छी बातें करी, अच्छी, क्योंकि वो खुद भी समझ सकते हैं ना कि ये नॉर्थ इंडिया उनके साथ क्या सलूक करता है, वो समझ सकते हैं हमारे साथ क्या सलूक होता है। तो कांग्रेस ने बुनियादी तौर पर जो तबाही जम्मू कश्मीर में और मचाई तबाही, बीजेपी तो फ्रंट सामने है, उन्होंने तो पेट पीछे खंजर पे। दूसरा एक सवाल था मेरा, जैसे 75 में पीएमशिप से हम सीएमशिप पे पहुँचे तो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, अकॉर्ड हुआ, आपको लगता है कि इस वक्त भी यही हो सकता है, चांसेस हैं? क्योंकि आपने कहा कि कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख के डिसीजन लिए। क्या आपको लगता है कि अगर जो है केंद्र आपको स्टेट वापस दे दे, लेकिन वो शर्तें नहीं जिन शर्तों पे आप बात कर रहे हैं, तो अगर वो चीज़ हो जाए तो आप मानने पर तैयार हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी बातचीत से कभी पीछे नहीं भागी, चाहे हालात कैसे भी रहे हो, कभी भी नहीं पीछे भागी। हम उस वक्त भी पीछे नहीं भागे जब जम्मू कश्मीर में तूफ़ान मचा था। अच्छा, ये जो 75 का जो आप अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, उसमें अकॉर्ड की बात हुई थी कि पहले आप संभालो। उस वक्त के लोग भी बहुत प्रेशराइज कर रहे थे। लेकिन पीएम से सीएम तो हम चले गए थे ना। उस वक्त भी ये कहते हैं आप स्टार्ट करो, एक कमेटी बनी थी। मैंने पहले भी आपसे शायद गुजारिश की थी, डीडी ठाकुर साहब के अनजानी डीडी ठाकुर साहब के उसमें सरबराही में थे, उसमें जेएम शाह साहब थे, उसमें कोचक साहब थे, उसमें मोहन किशन टिक्कू थे वगैरह। उसकी एक आध मीटिंग, उसके बाद उसकी मीटिंग हुई नहीं, और उसमें किसी के नहीं सिग्नेचर हैं। जो आज कहते हैं कि 75 अकॉर्ड 75, उसमें किसी के असल में वो जो बेग्स पार्थसारथी बातचीत चल रही थी उसको ये 75 अकॉर्ड कहता है। अकॉर्ड तो असल में बाद में होना था, जिसके लिए कमेटी बनी थी, वो हुआ नहीं। वो हुआ नहीं। उस शेख साहब बीमार पड़ गए और फिर गुजर गए, तो हालात बदल गए। 84 में हम हुकूमत बनी थी, अच्छी भली हुकूमत, उस वक्त गिराई गई, ऐसी कांग्रेस ने गिराई। अच्छा, चूँकि जम्मू कश्मीर में हम कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था, ये जो मिलिटेंसी का, ये 65 में भी शुरू हुआ था, 71 में भी शुरू हुआ था, और टूल नहीं पकड़ा था इसमें। चूँकि हम रोकते थे इसको। 87 में जनाब इलेक्शन में फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी सूरत में यहाँ के अमन को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। वो कहते थे किसी के साथ, उसने जम्मू कश्मीर के लिए किसी के भी हाथ थामा, जिसने भी उससे कहा कि हम आपके लिए ये करेंगे, तो हमने उस पर भरोसा किया। वो कहते हैं ना कि चमन के रंगो बू ने इस कदर धोखे दिए हैं हमको कि ज़ोक़े गुलबोसी में हमने कांटों पे ज़ुबान रख दी। तो उस ख्वाहिश में हमने हर एक का हाथ थमा, शायद कोई जम्मू कश्मीर का बना। और 87 के इलेक्शन में जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, उसमें कांग्रेस भी तो साथ थी। बिल्कुल, मैं तभी तो कह रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा इसमें रिगिंग हुई जी, बस वो रिगिंग तो कांग्रेस है, कांग्रेस ही ज़्यादा शोर करती है, जो खुद इसमें शामिल, तभी आपसे सवाल पूछ रहा था ना, शामिल थी। गड़ी भाजपा के ऊपर, मतलब भाजपा का तो मैनिफेस्टो में ये लिखा था 370 जो हमने हटाना है, संसद 370 हटाना। मैनिफेस्टो किसी का, किसी पार्टी का, किसी मुल्क के ऊपर से नहीं होता कि आइन, मुल्क के जो आइन है उसके नहीं, अगर वो नहीं होता किसी का मैनिफेस्टो। देखिए, मिसाल एक बंदे ने कुछ चीज़ें हैं जो बुनियाद हैं आइन की, उसमें चाहे 3/4 मेजॉरिटी हो, 2/3 मेजॉरिटी हो, ब्रूट हो, उसको नहीं छेड़ा जा सकता है।
नहीं, अब खालिद जी एक बात है ना, कल आप हिंदुस्तान का नाम बदल देंगे अगर ऐसी ब्रूट मेजॉरिटी पे अगर सारे फैसले होते हैं, कल तो हिंदुस्तान का नाम भी बदलेगा। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ एक पार्टी का क्लियर कट एजेंडा है, 370 हटाना है। पार्टी जम्मू कश्मीर में आती है अपना एजेंडा लेके, उस पर सियासत करती है, सियासत करने के बाद सियासत क्या है इनकी, आप अपने दिल पे हाथ रखो, किसी भी जर्नलिस्ट से पूछो, अगर ये कम्युनल कार्ड कम्युनल एजेंडा नहीं चलाएं तो ये कभी हुकूमत में आ सकते थे? नहीं, वो तो चलो लोग डिसाइड करेंगे। नहीं, डिसाइड ही हुआ ना, सिर्फ कम्युनल कार्ड पे आप कहीं भी जाओ। नहीं, कांग्रेस का भी तो 70 पीछे साल से ये उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं आपको कांग्रेस ने चूंकि मखोटा पहना हुआ था, बिल्कुल वो आज ये मखोटा होता था, कल दूसरा मखोटा था, उसने एक सेकुलरिज्म का मखोटा था। मैं तभी कह रहा, मैं भाजपा तो क्लियर है ना आपके सामने, पहले लोग थे जो उनका एजेंडा था, जो चीज़ें थी वो आपके सामने खुली पड़ी है ना, वो कोई हिडन एजेंडा तो नहीं चला रहे ना। 370 हटाना था, हटा दिया। सिर्फ देखो, उससे तो हमें ये नहीं है कि भाजपा ने क्यों किया, वो किसी से भी पूछो। हम ये कहते हैं कि जो आप बताते हो लोगों को, हाँ बिल्कुल, वो सारा झूठ बता रहे हो, पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हो, प्रेस में झूठ बोल रहे हो, तो मीडिया सारा उसको अपने उसमें ट्यूनिंग उसकी ऐसी की है, वो सारी आपकी बोली बोलता है। कोई आज़ाद मीडिया रहा नहीं है। हम उस पर आप कत्ल कर रहे हो तो बोलो कत्ल किया हमने। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है? बुनियाद मत बताओ कि ये जो जम्मू कश्मीर ये कुछ हो रहा था 370। अगर जम्मू कश्मीर में 370 था, यहाँ तरक्की नहीं हुई, बिहार में 370 नहीं ना था, बिल्कुल, वो तो हमसे कई साल पीछे है। यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, वहाँ 370 नहीं था। वो हम आगे आएंगे इस बात पे। सिर्फ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे नींव जो थी 370 की, वो कमज़ोर करने वाली कांग्रेस थी, उसने नींव कमज़ोर की, बीजेपी आई धक्का दे गई। आपको ऐसा नहीं लगता वो ने धक्का दिया और 370 को हटा दिया? उसको 370 के लिए तोड़ने के लिए सारे जो स्टेज बनाए थे कांग्रेस ने बनाया था। तो आज कांग्रेस उसी पे सियासत कर रही है, लोगों के सेंटीमेंट्स के साथ फिर खेल रही, वैली में जाके बोल रही है। स्टेटमेंट वो क्या, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी है, वो सियासत तो खेलनी है। उन्होंने वो भी झूठे हैं, वो भी झूठे हैं। उन्होंने भी लोगों को झूठ बोला, इन्होंने भी लोगों को झूठ बोला। लेकिन ये जो प्रेजेंट लाई है, इसका कोई मुकाबला नहीं, इतना देखा नहीं था। अच्छा, दूसरा मैं आपसे अब 370 को लेके ही बात करूंगा कि 370-35 ए पे जब कहा गया कि भाई ये जो है ये अड़चन है, ये रोड़ा है डेवलपमेंट में ख़ास तौर पे, और जब 370 को हटाया गया तब से लेके अब तक जो है किस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है, क्या बातें हो रही हैं, और किस तरीके से जो है 370 को जिस तरीके से हटाया गया था ख़ास तौर पे जम्मू प्रांत के लोगों के जो कि खुश थे उस वक्त, आज क्या लगता है आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या फीडबैक है लोगों से? देखिए, फीडबैक देने वाले वर्कर होते हैं, आप हैं, आप हमसे ज़्यादा इस सवाल का जवाब आपके पास हमसे बहुत ज़्यादा है। नहीं, फिर भी लोगों का क्या? देखो, कहीं पे भी आप ज़रा देख लो, अगर जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई हो, एक तरक्की का एक तूफ़ान खड़ा हो गया हो, लोग इतने खुश हों, आपकी सेलिब्रेशन मना रहे हो 5 अगस्त को, तो आपको कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं, इसलिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। देखो, जब 5 अगस्त हुआ, उसके बाद 2-4 रोज़ के बाद आपके अखबारों में आपके वो जो पूरा इश्तिहार आता था दफ़ा 370 के बाद क्या होगा, वो आज आपके पास मौजूद ही होंगे ना। एक बात उन्होंने ये भी बताई थी कि यहाँ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। बिल्कुल, यही बताई थी। हमारी यूनिवर्सिटी जो आज के हमारी अपनी यूनिवर्सिटी हैं, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या कमियाँ हैं? हमको तो कोप अप कर जाती हैं और अच्छा स्टैंडर्ड है। दूसरी 20 यूनिवर्सिटी के मुकाबले में मुल्क की, जहाँ 370 नहीं था, जहाँ 35 नहीं थे, उनसे कहीं आगे हमारी यूनिवर्सिटियाँ थी। मैंने एक बार यूपी में था, कोई बात कर रहा था, तो एक क्लास फेलो था मेरा, मैंने कहा यार, जो हमारे
जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं या जो यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं, उनमें अक्सरियत बल्कि 98% हम कह सकते हैं वो सारे प्राइवेट इदारों, ये सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं। आप खुद देख लो, यहाँ जम्मू कश्मीर में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है, KS KPS, सरकारी स्कूलों के पढ़े हों। वहाँ ये तस्वर नहीं किया जा सकता है। ये दफ़ा 370 के नुकसानात थे यहाँ। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप लोग ज़्यादा आजकल रुझान है बाहर पढ़ने का, बाकी यूनिवर्सिटी में जाने का, आगे बढ़ने का रुझान है बच्चों में हमारे, आगे निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को क्या समझा जाता है, क्लाइंट समझा जाता है, क्लाइंट। उसकी यहाँ कमी थी, लिहाजा 370 हटाना ज़रूरी था। प्राइवेट हॉस्पिटल कोई नहीं है। आप बाहर पढ़े होंगे, गए होंगे, स्टेट हॉस्पिटल्स के अलावा जो स्टेट के ओन्ड हॉस्पिटल नहीं, जो बड़े स्टेट के मतलब जो स्पेशलिटी ये जो इधर आपके कैपिटल्स में हैं, बाकी मुझे बताओ कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कहीं रीजनल हॉस्पिटल, क्या सूरत हाल है उन हॉस्पिटलों की। बिल्कुल। और अपने हॉस्पिटलों से देख लो ज़रा, अपने हॉस्पिटल, आपकी PHCs उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बेहतर है। मतलब ये जो नारा था ये खोखला था, जो भी दिया गया। नहीं, ये मैं आपको ये खुद जाके, ये हम इस पर सियासत कोई नहीं करेंगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं, इसमें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं ना थे, वो दूसरे लोगों के वक्त में भी बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कहीं कोई कभी किसी डॉक्टर की कमी हो सकती है, कभी किसी चीज़ की हो, क्योंकि हमारे पास वसाइल उन रियासतों के मुकाबले में कम। हमको कहा जाता था कि 90-10 का रेशो, 90-10 का रेशो हमको कभी नहीं दिया है इन्होंने। 90-10 यूपी को है, बिहार को है, वो तरक्की के आसमान छू रहे हैं। और ये जो मेडिकली आप अहमदाबाद को देखते हैं, वो बड़ा जी, वो सारे प्राइवेट हैं। आज आपका अमित शाह कोविड पॉजिटिव आ रहा है, एम्स हमारे हिंदुस्तान का फख्र है। कोई तो बात है कि वो एम्स में दाखिला नहीं लेता, मेदांता में जाता है। प्राइवेट होने की बात क्या है, हिंदुस्तान को होम मिनिस्टर, उसको चाहिए था सरकारी हॉस्पिटल का, जो मुल्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बिल्कुल। अब प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन कोई छोटा मोटा नहीं है, पूरे भारत की, पूरे इंडिया की उस पर नज़र है, वो जा रहा। और उसके बाद आप दफ़ा 370 रूरल पावर्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, हिंदुस्तान में सबसे कम है। यहाँ दफ़ा 370 था, ये तरक्की में रुकावट था। यूपी में 370 नहीं था, वहाँ रूरल पावर्टी है ही नहीं। वहाँ अर्बन पावर्टी तक है, रूरल की बात ही नहीं है। बिहार ले लो, आप गुजरात से बाहर जाओ, अहमदाबाद और गांधीनगर से बाहर जाओ, यहाँ कुछ NGOs आई थी गुजरात की, वो हमसे काफ़ी बार मिली, और जो स्टोरी उन्होंने बताई, हमने कहा था आप GDP में बड़ा आपका योगदान होता है, हिस्सा होता है हिंदुस्तान के, इसलिए गुजरात को कहते था, अब नहीं है। इसी तरह दूसरी रियासतें देखो, एजुकेशन स्टैंडर्ड देखो। ये जो आपका जो कोविड की वजह से जो क्या वो जो मज़दूर लोग जो बाहर से लेबर, माइग्रेंट लेबर जो बेचारे लोग थे, लेबर हमारी भी जाती है, लेकिन यह हालत उनकी हुई है। जम्मू कश्मीर में कहीं ऐसी हालत सुनी है आपने? तो सर अब खालिद जी, अब संक्षेप में एक और सवाल मैं पूछूंगा आपसे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाई गई रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, और उसके हमारे लिए नहीं है। क्या NC के वर्कर्स ने, NC के जितना भी आपका अमला है, क्या उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाई? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो नहीं बनाई।
तो आगे क्या आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाएंगे? मैं बच्चों से भी कहता हूँ, मैंने कहा भाई ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उससे फार बेटर, फार प्रेस्टिजियस हमारा अपना स्टेट सब्जेक्ट पीआरसी है। उसमें आज भी हिंदुस्तान में भी कोई जवाब नहीं है। यार बहुत सारी चीज़ें हम उनसे बहुत आगे हैं। क्राइम रेट सबसे कम था, चूँकि बराबरी करनी है तो क्राइम रेट बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को हटना चाहिए। नहीं, अभी जो स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारे बच्चों के लिए नहीं है। अभी जो शायद बहुत सारी पार्टियां बनी हैं, अपनी पार्टी है, उसके अलावा जो कांग्रेस है वो भी अभी आपको एक जो जम्मू में, आप जम्मू में रहते हैं, ये जो माइनिंग होती है कुठवा एरिया में, जॉर्जियन माइनिंग सांबा में, छोटे छोटे ठेकेदारों काम करते थे, रोज़गार बनता था उन लोगों का। उसी एरिया के ज़्यादातर लोग थे। आज कोई नहीं है, वो सारे पंजाब के आ गए। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ये दफ़ा 370 का। और अगर ये आप ये कहते हैं कि दफ़ा 370 को नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा था, चलो मान लें कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप एंटी नेशनल कहते हो, पाकिस्तानी कहते हो। अजय कुमार सदोत्रा पाकिस्तानी हो सकता है, सुरजीत सिंह सलाथिया पाकिस्तानी हो सकता है, देवेंद्र सिंह राणा जिसका भाई सेंट्रल मिनिस्टर, ये पाकिस्तानी हो सकता है। इन सब को आपने हाउस अरेस्ट कर दिया था। अब छोड़ो, चलो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, ये एंटी नेशनल पार्टी है, लिहाजा इसका मेंबर कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सारे एंटी नेशनल हो सकते हैं। अब कांग्रेस हिंदुस्तान की आपकी अपोजिशन है, उसकी लीडर वो अंदर थे। और हद है ये, जो सबसे ज़्यादा जम्मू का नारा बुलंद करते थे, जम्मू के साथ धोखा, जम्मू को स्टेट बनाओ, जम्मू को सुनो, और पाकिस्तान को या कश्मीर को सबसे ज़्यादा गाली देते थे नेशनल पैंथर्स पार्टी। उन तक को आपने अरेस्ट किया कुछ देर के लिए। अब ये कौन सा हिंदुस्तान आप बना रहे थे? नहीं, अब सवाल ये है कि क्या स्टेटहुड अगर केंद्र ने दिया, स्टेटहुड प्रोवाइड किया, और क्योंकि अपनी पार्टी है, कांग्रेस है, और शाह फैसल उनको भी शायद रिलीज़ करने वाले हैं, किया भी हुआ है, उसके अलावा सजाद लोन को रिलीज़ कर दिया उन्होंने, क्या आने वाले वक्त में जो सियासत है, अगर स्टेटहुड के ऊपर बात आए और स्टेटहुड दे दे केंद्र? हमारे लिए स्टेटहुड पूरा का पूरा है, स्पेशल विद स्पेशल स्टेटस। हम स्टेटहुड रियासत थोड़ी मानते हैं कि भाई गुजरात है, यूपी है, यूपी। क्या आप लद्दाख को फिर इंक्लूड करने की बात करेंगे? लद्दाख वाले चाहते हैं हमारे साथ वहाँ, हालांकि लद्दाख में जिस अगर आपने वो भी एक आपने कम्युनल लाइन पे वो किया है, वो बुद्धिस्ट की मांग थी, मुसलमानों की मांग नहीं थी वहाँ। यूनियन टेरिटरी सिर्फ बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट वो वहाँ माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में नहीं। मेजॉरिटी वहाँ भी लद्दाख में भी मुस्लिम ही हैं। और करगिल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आबादी है, करगिल चाहता ही नहीं है। अब लद्दाख जो है उसमें अब उनको भी पता चलेगा ना थोड़ा थोड़ा, हालांकि उनके लिए डोमिसाइल डिफरेंट है, हमारे लिए डिफरेंट है। तो खालिद जी, अब 2008 से जो सियासत यहाँ पे नई सियासत ने अरूज लिया, 2008 से पहले सियासत अलग थी कि कम्युनल क्लैशेस जो है शुरू होने लग गए। 2008 का जो संघर्ष हुआ, उसके बाद अलग अलग रीजन में कम्युनल क्लैशेस हुए। आपके डोडा में ये देखा गया कि ऐसा कोई भी एपिसोड जो है रचने की कोशिश जिन्होंने भी की, आपने खड़े होकर बहुत कुछ सुना भी, अपनी कम्युनिटी से भी सुना, तो उसमें क्या किस तरह की सियासत है? या सियासत है या सोशल लेवल पर आप इस फैब्रिक को हमेशा जोड़ने की कोशिश करते हैं? देखिए, हमारा फ़र्ज़ है, वैसे तो मुसलमान भी, ये सेकुलरिज्म डजंट मीन कि इससे ये कोई आपके मज़हब के ख़िलाफ़ बात होती है। जहाँ मेजॉरिटी में आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आपके पड़ोस में जो रह रहा है, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसके तई आपकी तरफ से उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। प्रॉफिट सेइंग है कि भाई अगर वो कोई मोमिन हो ही नहीं सकता अगर उसका हमसाया उसके डर से, उसके शर से महफूज नहीं है। तो हमारा स्वभाव ही ऐसा, मिजाज ही ऐसा है, और हमारी तालीम है, हमारी पार्टी की भी और घर की भी हमारा ये मिजाज रहा हमारे घर का। दूसरा जो 2008 की बात है,
उससे पहले बड़ी चीज़ें हो गई। सबसे बड़ा कॉमनर जो फ्लेयर अप 47 में सुना, हमने देखा नहीं, सुना था कि बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद बुनियाद जो डाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उस वक्त उस फ्लेयर अप के बाद भी सबको, जम्मू में हो, कश्मीर में किसी का वो नक्सीर भी नहीं फूटी। और उसके बाद आके ये आप देखो 86 में भी जो हुआ था, वो जो मतलब वो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं थे, वो पहले कांग्रेस ही थे, फिर कुछ और लोग बने थे, वो उनके पास रिपोर्ट है। लेकिन चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलते थे, लिहाजा वो सबके दोस्त थे। उसके बाद 2008 में, उससे पहले आप 30 साल से मिलिटेंसी भुगत रहे हो, कितने वो नरसंहार हुए, कितनी मिलिटेंसी रही। कभी भी जम्मू और श्रीनगर के आप बीच में इतना गैप नहीं रहा। बिल्कुल मिलिटेंसी में कहाँ कहाँ क्या नहीं हुआ। कोई बड़ा लीडर आता था, अमेरिका का सदर आता था, तो कोई न्यूज़ तो चाहिए होती है, किसी को पॉलिटिकल माइलेज उसमें ले नहीं चाहते हो। आपको पता है कि ये इसमें प्लेयर्स बहुत हैं, क्योंकि नामी ग्रामी हिंदुस्तान पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत सारे प्लेयर्स हैं, किसको क्या खेलना होता था उस वक्त, पार्टी कहाँ बेचारों की वो मासूमों की जाने जाती थी। लेकिन कभी भी जम्मू कश्मीर आपस में इस तरह नहीं भिड़े हैं, इतना गैप कभी नहीं हुआ जितना आप। ये 2008 से शुरू, और कुछ मखसूस लोगों ने इस पर बहुत काम हुआ है। 30 साल की मिलिटेंसी में कभी ऐसा नहीं हुआ है। कोई इस पर नहीं सोचता है ऐसा क्यों हुआ, कौन लोग थे। वो तो सारे चहेते थे इनके, जिन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर रहे थे। हमको भी तक कहा गया था, बहुत सारे कहते थे कि भाई जब तक ये नहीं करेंगे आप नहीं जीतेंगे। मैंने कहा ना जीते। लेकिन देखा गया है कि डोडा ज़िले में ख़ास तौर पे जब मौलाना अताउल्लाह सोहरावर्दी रहमतुल्लाह जब वो थे, उस वक़्त की सियासत बिल्कुल अलग थी। और जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहैसियत मतलब मेंबर बैठते थे, तो फ़ारूक अब्दुल्ला भी जो है बहुत तरीके से बात की जाती थी, और ख़ास तौर पे डोडा विभाग और जो चिनाब विभाग जितना भी है उनका ख्याल रखा जाता था। लेकिन उनके बाद जो है बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बहुत कोताहियाँ की हैं इस रीजन में, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रीजन से पकड़ जो है खोली। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या दिया। हर पार्टी हाईकमांड ये सोचती है कि उस वक्त अगर आप ये डेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव ने धोखा ही दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा नहीं दिया है। ये हमारा चुनाव जो है ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट था, बिल्कुल तहसील रामबन थी, बिल्कुल ये शेख साहब ने डिस्ट्रिक्ट दिया है। फिर जो कुछ भी दिया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया है। कांग्रेस हमने देखा, कांग्रेस का दौर देखा तो भले ही हम छोटे थे मगर कुछ नहीं था। यहाँ सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, आपका कॉलेज हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हो गया, आपके जो बड़े बड़े दफातर हो गए, ये सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस में। इवन ये हर कोई कोशिश करता है, हर कोई डिस्पेंसेशन कोशिश करता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। लेकिन कोई बताओ पिछले 12-16 साल में कोई मुलाजिम, कोई परमानेंट, कोई जो इनकी वजह से लगाओ। बाकी आप भी SSRB में अप्लाई कर सकते हैं, PSC में कर सकते हैं, दूसरे कंपटीशन में बैठ सकते हैं, फिर अपनी काबिलियत है, कोई जाता है कोई नहीं। जो इन लोगों ने ये सोच के कि भाई ये गरीब हैं, ये लोग हैं, कुछ न कुछ उनको मिलना चाहिए, कि एक केस कोई बता के बताए 2002 के बाद, कोई एक केस बताए मुझे। दूसरा जो भी ये जो वो PMGSY आगे रोड कनेक्टिविटी, उसमें थोड़ा बहुत और फिर जाके देखो जो हमारे वक्त में काम हुआ है, यही डिपार्टमेंट थे उस वक्त भी। उस वक्त कैसे काम हो सकते थे आज नहीं है। लेकिन चुनाव को
खुसूसन अगर आप डोडा की बात करें, जो कुछ दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया। चिनाब को अगर तकसीम किया, इसको भी तकसीम किया कांग्रेस ने, डोडा को भी तकसीम किया कांग्रेस ने। किश्तवाड़ की डिमांड थी, बहुत बहुत दूर तक इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। उसके बदले अगर सड़कों से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बहरहाल ये हर फिनोमेना है। जब आप डिलिमिटेशन को तो दोबारा किया जा रहा है, अब तो दोबारा डिलिमिट में आप जब पंचायतें आपने छोटी कर दी तो डिस्ट्रिक्ट भी छोटे हो सकते हैं। डिलिमिटेशन तो दोबारा हो रही है, दोबारा जो है राज्यों को बनाया जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों को दोबारा। डिलिमिटेशन में जब तक सब लोग शामिल नहीं हो रहे तब तक उसका कोई मान ही नहीं। मतलब केंद्र से कोई फरमान जारी हो गया क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट कर? केंद्र में ही ये केंद्र का ही ये जो कानून है, ये 2026 तक उन्होंने किया। ये आप पार्लियामेंट का है, ये वाजपेयी साहब ने किया है, उसका कानून है, हमने उसका एहतराम किया था इधर। नहीं, अगर दोबारा अभी डिलिमिटेशन की केंद्र सरकार ने विदाउट कंसल्टेशन, तो क्या उस डिलिमिटेशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस मानेगी? नहीं, हमने तो बिल्कुल इनकार किया, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस किसी भी जो भी ये लोग इस वक्त करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। 5 अगस्त के बाद जो भी है वो सारा इलीगल है, गैर कानूनी। दूसरा मैंने आपसे पूछना था, क्या 370, क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी अगर बुरा कार्य हो, अच्छा कार्य हो, उसके दोनों इम्प्लीकेशंस होते हैं, सही भी गलत भी। क्या 370 का एब्रोगेशन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पहले पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो नाराज़ हुए थे, कांग्रेस में चले गए थे, बीजेपी में चले गए थे, आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल वर्कर्स वापस आएंगे आपके पास और उनको एक ही होप है नेशनल कॉन्फ्रेंस? मेरा जितना भी काडर है, कोई अहदेदार है, कोई मेरे से कोई गया नहीं। आप देखो, ये नई नई पार्टियां, आप पार्टी बनी है, दूसरे पार्टी बनी है, अपना इनको कोई है? नई पार्टी बने, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुंभा जोड़ा, हमारे को गए ही नहीं है। ये उस लेवल पे भी कि यहाँ मेरे लेवल की बात भी है। आप खुद कहते हैं कि भाई आप लोग यहाँ खड़े हैं, या आप कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं यहाँ कम्युनल हार्मनी बराबर रहे, तो अपने से सिर्फ नहीं ना होती है जब तक लोग उसके साथ ना जुड़े होते हों। ये जो डोडा है, डोडा लोगों के मिजाज है, हम उस मिजाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मिजाज ऐसा है कि वो कम्युनल हार्मनी चाहते हैं, वो फसाद नहीं चाहते हैं, कुछ तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग ये साथ होते हैं, तो ये भी तो एक फोर्स होती है, तो मुमकिन तभी होता है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले वक्त में कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट करेगी, कोई ऐसी नई सियासत की शुरुआत करेगी 370 को वापस लाने में, या स्पेशल स्टेटस के कुछ कानूनों को यहाँ पे लागू करने में और स्टेटहुड मांगने में? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई मूवमेंट डेवलप कर सकती है, मूवमेंट लॉन्च कर सकती है जम्मू कश्मीर में? क्यों नहीं कर सकती है? वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा। देखो, आज किसी को हम हलाकत में डालना नहीं चाहते हैं। आप सब देखें, ये जो महामारी है, क्या बोलते हैं इसको, वबा है। वबा को सिर्फ खुसूसन जम्मू कश्मीर में वबा के माने कुछ और हैं, हिंदुस्तान में वबा के माने कुछ और हैं। जम्मू कश्मीर में इस वबा के गर्भ में ही जो कुछ कानून लाए जाते हैं आज, क्योंकि बाहर कोई निकल नहीं रहा है, किसी को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। फिर कोई न्यूज़ चैनल पे, कोई मीडिया में, सोशल मीडिया में कोई सुनता है, कोई अक्सरियत आपने किसी को हाउस अरेस्ट किया है, किसी को अरेस्ट है। दूसरा जो एक मान था कि हम किसी जमहूरी मुल्क के साथ जुड़े हैं, हम दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हैं, और यहाँ उस जमहूरियत का नाम, उस जमहूरियत का झंडा, उसका नाम यहाँ ज़िंदा रखने के लिए हमने कितनी कुर्बानी, कितने लोग हमारे इस महज इसलिए कि हमने वो तिरंगा हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया है, अपने साथ रखा है। हम नहीं मानते थे कि भाई हमारा मुल्क है, हम करेंगे। आपने वो सारा वो पिंदार ही ख़त्म कर दिया। क्या आपको खालिद जी अभी भी भरोसा है कि भारत के संविधान में अभी भी जो है आपको इंसाफ मिलेगा? देखो, संविधान, इस वक्त हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि वो संविधान का खुद उसकी वो उसके साथ
जना बिल जबर करते हैं, उसको वो खुद उसकी मिट्टी पलीद कर देते हैं। तो हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा? उसमें आइन का कसूर नहीं है, आइन में वहाँ बैठे हुए लोगों का कसूर है, उनकी मेंटालिटी, उनकी जो जहनी पर्दाख्त है उसका कसूर है, क्योंकि वो उनका प्रिज्म ही अलग है, वो कुछ और ही स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं। नहीं, आप जम्मू कश्मीर के 370 के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस? इंशाल्लाह। तो ये खालिद नजीब सोहरावर्दी जी थे डोडा से, और इनका संक्षेप में यही कहना है कि 370 के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 अगस्त को हम अपना यौम सियाह मनाते हैं, ये हमारे लिए यौम सियाह है। कुछ लोगों ने तो कहा ये यौम सोग है, सोग बुज़दिल लोग मनाते हैं, ये यौम सियाह है कि यहाँ हमारी रियासत को ख़त्म कर दिया गया था। आप इसको इस अंदाज से लेंगे कि जैसे हिंदुस्तान में अक्सर कहीं देखते हैं आप लोग, कोई पंचायत बैठ के किसी महिला को सज़ा देते हैं तो चौराहे पे उसका कपड़े खोल दो, उसकी ह्यूमिलेशन जो उस वक्त होती है वही जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इन्होंने किया। तो ये हम याद रखेंगे। ये थे खालिद नजीब सोहरावर्दी जी। आगे भी हम आपको इसी तरीके से ऐसे लोगों के साथ जुड़ाते रहेंगे, उनके विचार विमर्श आपके सामने रखते रहेंगे। जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।